अगले कुछ दिन तक विवेक सिंह के साथ जगह जगह जाकर शैंकी लू के बारे में पूछताछ करता रहा, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया। विवेक ने एक सिगरेट सुलगाई और कुछ देर के लिए अपने दिमाग को थोड़ा आराम दिया। क्या बात है सर जी, आप थोड़ा ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। क्या करे सिंह, बात कुछ बन नहीं रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही मोड़ पर गोल गोल घूम रहा हूं। क्या बात कर दी सर जी, मैं आपको अलग अलग रास्तों पर घुमा रहा हूं और आपको वो गोल गोल लग रहा है। विवेक ने सिंह की ओर देखा और जोर जोर से हंसने लगा। सिंह को विवेक की हंसी की वजह समझ नहीं आई, पर वो भी विवेक को हंसते हुए देखकर हंस पड़ा। सिंह, तुम बहुत ही मजाकिया हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चाइना में तुम जैसे इंसान से मुलाकात हो जाएगी। अरे सर जी, ऐसे ही हंसते खेलते हुए जिंदगी कटनी चाहिए, टेंशन लेकर क्या हो जाएगा। ओ बल्ले बल्ले। विवेक फिर से फोन निकालकर किसी को मैसेज करने लगा। वो दोबारा से शैंकी लू की पूछताछ में लग गया था। सर जी चलो गाड़ी में बैठो, मैं आपको एक बढ़िया जगह पर लेकर चलता हूँ। नहीं सिंह, मैं किसी के मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। शायद हमें फिर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। अरे सर जी, आप इतनी टेंशन में लग रहे हो और मैं आपको जहां लेकर चलूंगा वहां आपकी सारी टेंशन एकदम दूर हो जाएगी। आप बस एक बार मेरे साथ चलो। लेकिन सिंह, मेरा काम अभी बाकी है। सिंह ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर विवेक को अंदर बैठने का इशारा किया। विवेक भी कुछ देर के लिए शैंकी लू से छुटकारा चाहता था और इसलिए वो गाड़ी में बैठ गया। विवेक ने गाड़ी से निकलते ही एक बोर्ड देखा, होंग वू कुंगफू सेंटर। सिंह, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सर जी, यहाँ लोग अपने टेंशन को दूर भगाने के लिए मारधाड़ करने आते हैं। यहाँ मैंने बहुत फाइटिंग देखी है और मुझे लगता है कि आपको यहाँ अच्छा लगेगा। क्यों, मुझे यहाँ क्यों अच्छा लगेगा? सर जी, आप एकदम ऐसे हीरो के जैसे लगते हो, तो आपको भी तो फाइटिंग आती होगी ना। यहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए और भी लोग मिलेंगे। अंदर घुसते ही विवेक की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने मार्शल आर्ट सीखा हुआ था और इस एकेडमी में हर कोई अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। विवेक को भी अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आ गए। क्यों सर जी, मैंने कहा था ना कि आपको यहाँ अच्छा लगेगा। हाँ सिंह, वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ऐसे कैसे प्रैक्टिस करूंगा? यहाँ तो हर कोई पहले से ही अपने पार्टनर के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। क्या सर जी, मुझे तो लगा था कि आप थोड़ा हीरो जैसे लड़ोगे, लेकिन आप तो ऐਵੇਂ ही निकले। कहीं आप इनसे डर तो नहीं गए हो? विवेक ने घूरकर सिंह की ओर देखा और फिर वो अपने कपड़े बदलकर दोबारा से रिंग में आ गया। विवेक इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने सेंटर के ही कपड़े पहने हुए थे, पर उसके चेहरे पर एक काला मास्क था। विवेक को यह बात थोड़ी अटपटी लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस आदमी ने विवेक के सामने सर झुकाया, जिसे देखकर विवेक ने भी सर झुकाया और फिर वो दोनों ही लड़ाई के लिए तैयार हो गए। चलो सर जी, इन चाइनीज लोगों को दिखा दो कि हम इंडियन भी किसी से कम नहीं है। उठा के पटको छुड़ा दो इनके चक्के, नानी याद आ जाए। लगाओ दो चार ऐसे फटके। उस आदमी ने हवा में घूमते हुए विवेक को एक किक मारी, जो सीधे उसके सीने पर आकर लगी। विवेक को लगा था कि यह सिर्फ ट्रेनिंग हो रही है, पर उस आदमी ने जैसी किक मारी थी वो बात विवेक को अजीब लगी। विवेक ने अपना गार्ड ऊपर किया और उसने अपना हाथ खोलकर एक पंच मारा, जो हवा में निकल गया। पर तभी पीछे से उस आदमी ने विवेक के कंधे पर एक दूसरी लात मारी और विवेक नीचे गिर पड़ा। अरे सर जी, ये क्या हो रहा है? ये आदमी ट्रेनिंग कर रहा है, बल्कि इसका इरादा कुछ और ही है। अब विवेक चौकन्ना हो गया और वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ। विवेक लड़ने के लिए तैयार हुआ ही था कि तभी वहां एकदम खामोशी छा गई। सारे स्टूडेंट्स लड़ाई छोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि उनके गुरु वहां आ गए थे। अचानक से विवेक के सामने खड़ा हुआ आदमी एकदम से गायब हो गया। अरे, ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। सिंह, वो आदमी कहाँ गया? पता नहीं सर जी, अभी तो यहीं था। विवेक ने भागकर मेन गेट खोला और सेंटर के चारों ओर देखा, पर वो आदमी उसे कहीं भी नजर नहीं आया। हो ना हो, ये वही असैसिन था जिसने पहले भी मुझ पर हमला किया है, लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अरे सर जी, आप थोड़ा धीरे धीरे चला करो। ये भागना दौड़ना मेरे बस की बात नहीं है। अब तो मुझे भूख भी लग गई है। ठीक है, चलो कहीं चलकर खाते हैं। सिंह विवेक को आज एक नए खाने की जगह पर लेकर आया था। ये बिल्कुल ही चाइनीज स्टाइल में बना हुआ एक पुराना और छोटा सा कैफे था।
सर जी, आज आप यहाँ का खाना खाकर देखो, आप बाकी सारी जगह को भूल जाओगे। विवेक और सिंह ने खाने का ऑर्डर दिया। ये जगह एक आंटी चलाती है। वो वैसे तो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, पर आज भी यहाँ का सारा खाना खुद अपने हाथों से बनाती हैं। शहर के बड़े बड़े लोग भी यहाँ खासतौर पर आंटी के हाथ का खाना खाने आते हैं। अच्छा, ये जगह इतनी खास है कि यहाँ शहर के बड़े लोग भी आते हैं। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आया। विवेक उठकर रिसेप्शन की ओर गया, जहाँ एक औरत खड़ी हुई थी। हाय, डू यू नो शैंकी लू? उस औरत ने विवेक को सर से पैर तक देखा और हाँ का इशारा करते हुए अपना सर हिलाया। विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जिस आदमी को इतने दिनों से ढूंढ रहा था, आज पहली बार उसे उस आदमी के मिलने की उम्मीद नजर आई। कैन यू टेल मी अबाउट हिम? Come Sunday, Shankilu here. Sunday. ये औरत बोल रही है कि संडे को शैंकीलू यहाँ आता है। आज तो शनिवार है, यानी कि कल शैंकीलू यहाँ आएगा। कल मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। विवेक वापस टेबल पर लौट गया। क्या हुआ सर जी, आप उस औरत से क्या खुसफुसा रहे थे? कुछ नहीं सिंह, लगता है ये जगह मुझे पसंद आएगी। विवेक वापस सेफ हाउस पहुंचा और वो सीधे सोफे में जाकर लेट गया। विवेक, तुम अब तक कहाँ थे? मैं सिंह के साथ था। हमें अभी भी शैंकीलू नहीं मिला है, इसलिए मैं आज भी उसकी तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तो तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? क्या हुआ हेमंत, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि तुम मुझे पार्टनर बोल तो रहे हो, पर अब भी तुम मेरे साथ एक पार्टनर की तरह काम नहीं कर रहे हो। क्या? तुम शैंकीलू को ढूंढने गए थे, पर मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह जब मैं निकल रहा था तो तुम सो रहे थे और मुझे जाने की जल्दी थी। मैं जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढकर इस राज का पता लगाना चाहता हूँ। इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? मैं इसलिए भड़क रहा हूं क्योंकि तुम अभी भी मुझसे सीक्रेट रख रहे हो। अकेले कहीं भी चले जाते हो, कॉल करो तो फोन नहीं उठाते हो, यह तुम्हारा कॉल लगता ही नहीं है। ऐसे में मैं कर्नल को क्या जवाब दूंगा? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहां अपना कोई पर्सनल मिशन पूरा कर रहे हो। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं ये करना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम या कर्नल मेरे बारे में क्या सोचते हो। ये मेरा काम है और उसे करने के लिए मैं किसी की परमिशन या किसी के उठने का इंतजार नहीं करूंगा। विवेक, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तो बात बात पर मुझसे सवाल क्यों पूछते रहते हो? कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। विवेक, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि पहले तुम कैसे काम करते थे, लेकिन एसआईटी में काम करने का तरीका बाकी एजेंसी से अलग है। अगर हम किसी मिशन में अपने पार्टनर के साथ जाते हैं तो मिशन पूरा होने तक हम एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। हमारे यहां चीजें छुपाकर नहीं की जाती, बल्कि एक दूसरे की मदद मांगी जाती है। क्या पता जो काम तुम अकेले नहीं कर पा रहे हो, एक पार्टनर की मदद से वो जल्दी पूरा हो जाए। विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शैंकीलू को ना ढूंढ पाने का गुस्सा हेमंत पर उतार रहा था। आई एम सॉरी हेमंत, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हें जाने से पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। सिर्फ इन्फॉर्म नहीं, बल्कि तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना चाहिए था। मुझे आज शैंकीलू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। एक रेस्टोरेंट है जहां वो हर संडे को आता है। कल संडे है तो क्या कल तुम मेरे साथ चलोगे? अब तुमने जब पूछा है तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूं। विवेक ने भी हेमंत से हाथ मिला लिया। उसी दिन शाम में विवेक ने सनाया को कॉल लगाया। हाय विवेक, तुम क्या फोन के पास ही बैठी हुई थी? रिंग बजते ही उठा लिया। तुम जब से चाइना गए हो कॉल ही नहीं करते हो, इसलिए जब मैंने नंबर देखा तो 1 मिनट भी वेट नहीं कर पाई। कैसी हो सनाया? तुम्हारे बिना एकदम भी अच्छी नहीं हूँ विवेक। मैं यहाँ अकेली पड़ गई हूँ और तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम वापस कब आओगे? मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, खासकर जब रात में सोने जाता हूँ। सनाया की हंसी सुनकर विवेक के भी चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। ये प्यार भरी बातें सुनकर मैं फिसलने वालों में से नहीं हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? मेरा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ और दिन लग जाएंगे। विवेक, मुझे यहाँ अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से अपना काम पूरा करो और मेरे पास वापस आ जाओ। चलो अब ये सब छोड़ो और जल्दी से मुझे एक किस दे दो। अब असली किस तो मिल नहीं सकती है, तो फिलहाल इसी से काम चला लूंगा।
असली किस के लिए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। वो दोनों कुछ और देर तक आपस में बात करते रहे। उस रात विवेक ढंग से सो नहीं पाया और रह रहकर शैंकी लू और थापा के बारे में सोचता रहा। हेमंत जोर जोर से धक्का देकर विवेक को उठाने की कोशिश कर रहा था। विवेक हड़बड़ा कर उठा और चारों ओर हाथ पैर मारने लगा। विवेक रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, हम घर पर ही हैं, रिलैक्स। विवेक ने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 10 बज रहे थे। ओह नो, तुम मुझे अभी क्यों उठा रहे हो? हमें तो रेस्टोरेंट पहुंचना था। मैं तो तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम तो ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे थे जैसे रात भर जागे हो। हाँ, मैं रात भर ढंग से सो नहीं पाया, इसलिए शायद नींद नहीं खुली। पर मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा, तो तुम सिंह को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कह दो। कुछ ही देर में वो दोनों उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे। सर जी, आपने मुझसे कहा था कि ये जगह पसंद आएगी, लेकिन आपको तो इतनी पसंद आ गई कि आज आप वापस यहाँ आ गए हो। बढ़िया है, मैंने कहा था ना कि मैं आपको बल्ले बल्ले अच्छी जगह दिखाऊंगा। हाँ, अब अपनी बकबक बंद करो और चुपचाप यहाँ गाड़ी के पास ही रहना। हम कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं, तो तुम तैयार रहना। ओ सर जी, सिंह हमेशा तैयार ही रहता है, आपको मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो बस अपना खाना जल्दी खत्म कर लेना। सिंह को गाड़ी के पास छोड़कर हेमंत और विवेक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। विवेक को रेस्टोरेंट में पहुंचे हुए आधा घंटा हो गया था। यार, ये शैंकिलू अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं है? कहीं वो आकर वापस चला तो नहीं गया? कहीं हम लेट तो नहीं हो गए हैं? विवेक प्लीज तुम रिलैक्स करो, हम टाइम से ही आए हैं, बल्कि वो ही अब तक पहुंचा नहीं है। अगर वो यहाँ हर संडे आता है तो आज भी जरूर आएगा। अब लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था और शैंकिलू का कोई अता पता नहीं था। मैं एक बार बाहर जाकर देखता हूँ। अचानक से विवेक रुक गया और हेमंत भी मेन गेट की ओर देखने लगा। कांच का गेट होने की वजह से उन्हें बाहर का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक बड़ी काले रंग की एसयूवी गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी के आगे पीछे भी काफी सारी गाड़ियां आकर खड़ी हुई। विवेक, कहीं ये शैंकिलू की गाड़ी तो नहीं है? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सिर्फ इस एसयूवी के ही कांच एकदम काले रंग के हैं, जैसे कि अंदर का कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है। बाकी गाड़ियां तो नॉर्मल हैं। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा देखना चाहिए कि वो अंदर आकर क्या करता है। लेकिन विवेक प्लीज, जल्दबाजी में काम खराब भी हो सकता है। वैसे भी अगर ये शैंकिलू ही है तो उसका कारमा देखो और हम दोनों को देखो। हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। विवेक वापस चेयर में बैठ गया और बाहर खड़ी उस गाड़ी को ही घूरने लगा। वो गाड़ी को वहां आए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे, पर उससे कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। हेमंत, वो गाड़ी तब से वहीं खड़ी हुई है, कोई बाहर ही नहीं निकला है। ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हाँ, अजीब तो है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अगर वो शैंकिलू है तो आज हमारे पास उसे पकड़ने का एक गोल्डन चांस है। इसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाएगा, इसलिए मैं अब और वेट नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले कि हेमंत कुछ कह पाता, विवेक गेट की तरफ बढ़ गया। विवेक सीधे उस एसयूवी की तरफ जाने लगा ताकि नजदीक जाकर उसके अंदर देख पाए। लेकिन इससे पहले कि वो एसयूवी के ज्यादा करीब पहुंच पाता, उस एसयूवी के आगे और पीछे खड़ी गाड़ियों में से कई सारे लोग बाहर निकले और उन्होंने अपनी गन्स विवेक की ओर तान दी। स्टे अवे। विवेक ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए। यू हैव लाइटर? उसने अपनी सिगरेट उन्हें दिखाई। स्टे अवे। विवेक कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था, पर उसका ध्यान उसी एसयूवी की ओर था और उसमें झांकने की कोशिश में गलती से थोड़े आगे आ गया और तभी एक गन सीधे उसके सर पर आकर तन गई। डाउन, गेट डाउन। विवेक ने अपने हाथ सर के पीछे किए और जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। ओ माय ब्रदर, यू आर हियर, आई एम लुकिंग देयर। यू नो हिम? यस यस, माय ब्रदर फ्रॉम सेम मदर, ही मैड, सॉरी। चाइनीज आदमी ने विवेक को देखा और फिर सिंह की ओर देखा। वो सारे फटाफट से अपनी गाड़ियों में बैठे और वहां से निकल गए। सिंह, चलो, जल्दी चलो, हमें उनका पीछा करना है। कोई कहीं नहीं जाएगा। हेमंत, वो आदमी अभी अभी यहाँ से गया है। अगर हम तुरंत उसके पीछे जाएंगे तो उसे पकड़ सकते हैं। तुमने उसके साथ खड़े लोगों को देखा था, हर किसी के पास गन थी और सबने वो गन तुम्हारे सर पर तानी हुई थी। अगर वो तुम्हें मार देते तो क्या होता? लेकिन मारा तो नहीं ना। प्लीज ये सब बातें छोड़ो और फिलहाल उनके पीछे चलो। आज मुझे शैंकिलू को पकड़ना ही है। अरे सर जी,
लेकिन वो तो सारे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। अगर मैं आज समय से नहीं आता तो वो आपका खेल ही खत्म कर देते। आप फिर से उनके पीछे क्यों जाना चाहते हो? तुम में से कोई भी मेरी बात नहीं समझ रहा है। विवेक ने पास रखे एक टीन के डब्बे को लात मारी और वहां से चला गया। वो अब किसी भी हाल में शेंकी लू तक पहुंचना चाहता है और थापा और ड्रग्स से जुड़ी हर बात का पता लगाना चाहता है। विवेक और हेमंत वापस घर पहुंचे और उन्होंने साथ में कर्नल को वीडियो कॉल किया। यस बॉस, क्या अपडेट है? विवेक का मूड थोड़ा खराब था और इसलिए वो खामोश ही बैठा हुआ था। सर, आज हम एक आदमी से मिलने वाले थे जिसका जिक्र थापा के चाइनीज कॉन्टैक्ट्स में मिला था, पर किसी कारण से हम उससे मिल नहीं पाए। हेमंत ने विवेक की ओर देखा, बट विवेक का मूड अभी भी खराब था। विवेक, कोई और टिप मिली है? नहीं सर, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मुझे उत्तरांचल में हुए अरेस्ट की डिटेल्स मिल चुकी है। वो थापा का ही कंसाइनमेंट था जिसे इंडिया में लाया जा रहा था। अभी तक जो भी डिटेल्स पता चली हैं, उसके हिसाब से थापा इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था और ये सारा माल चाइना से आ रहा था। सुना है वो वहां कुछ स्पेशल ब्रीड का वीड उगाया जा रहा है जिसकी डिमांड अब पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी बढ़ रही है। थापा इसे इंडिया में लाकर सारी मेट्रो सिटीज में सप्लाई कर रहा था। विवेक और हेमंत ये सारी खबर सुनकर शॉक्ड हो गए। सर, लेकिन थापा को मारने के पीछे क्या वजह होगी? अभी तक जो कुछ भी पता चला है उसके हिसाब से तो थापा की मौत में भी इन्हीं चाइनीज लोगों का ही हाथ है। शायद वो अपना नाम इन सबसे दूर रखना चाहते थे और इसीलिए थापा के ऑफिस में भी तुम पर वो हमला हुआ था। लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि ये सप्लाई नेटवर्क सिर्फ एक इंसान से नहीं चलता। उन लोगों ने इंडिया में थापा जैसे और न जाने कितने सप्लायर्स रखे होंगे जो अभी भी उनके लिए काम कर रहे हैं। अब तो हमारे लिए इस सोर्स तक पहुंचना और भी जरूरी हो गया है और हमें ये काम जल्दी करना होगा। यस विवेक, अब मैं तुम दोनों पर ही भरोसा कर रहा हूँ कि तुम इस केस में एक बड़ी जीत हासिल करो और चाइना में बैठे उन लोगों को खत्म करो। ये लोग हमारे देश की जड़, हमारे युवाओं को टारगेट बनाना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। एसआईटी के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। डोंट वरी सर, हम अपने देश और आपको निराश नहीं करेंगे। गुड, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। हमें इस शेंकी लू के बारे में अब तक ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। मैंने वैसे भी इस पर काफी समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब और नहीं। मुझे लगता है कि हमें कर्नल के भेजे गए डिटेल्स को दोबारा देखना चाहिए। शायद कोई और लीड मिल जाए। हाँ, यही सही रहेगा। उन दोनों ने साथ में बैठकर फिर से सारी इंफॉर्मेशन को देखना शुरू किया। हेमंत, ये नाम देखो, विजेंद्र रावत। ये तो कोई इंडियन लगता है। हाँ, थापा अपने आखिरी कुछ ट्रिप्स में इस आदमी से भी मिला है। हमें एक बार इससे मिलना चाहिए। विजेंद्र रावत की फैक्ट्री शंघाई से 3 घंटे दूर एक जगह पर थी। विवेक और हेमंत बिजनेस डील के बहाने से उससे मिलने पहुंचे और उन दोनों ने अपना हुलिया भी थोड़ा बदल लिया था। विवेक अब कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। हाय, मेरा नाम विजेंद्र रावत है। मुझे आपके सेक्रेटरी ने कॉल किया था। हेलो मिस्टर रावत, थैंक यू सो मच कि आपने इतने आखिरी मिनट पर भी हमसे मीटिंग के लिए हाँ कह दी। दरअसल हम तो शंघाई से कल ही निकल जाने वाले थे, पर किसी कारण से हमारी ट्रिप 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई। इसलिए हमने सोचा कि हम एक बार आपसे भी मिल लेते हैं। जी, बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हमारी हरियाणा में एक बड़ी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, लेकिन हम काफी समय से ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी घुसना चाहते थे। दरअसल हमारे पास तो अपने ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने का स्कोप नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना चाइना के नंबर 1 एक्सपोर्टर से इसमें मदद ली जाए। हमने आपके और आपके काम के बारे में बहुत सुना और पढ़ा है, इसलिए हम आपके साथ बिजनेस करने में काफी इंटरेस्टेड हैं। जी हाँ, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और अभी भी कर रहा हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप मेरे मैनेजर के साथ जाइए और एक बार फैक्ट्री में घूम आइए। तब तक मेरी एक जरूरी मीटिंग है जिससे मैं पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद हम आराम से बैठकर और बातें करते हैं। जी हाँ, ये सही रहेगा। आप अपना काम पूरा कर लीजिए, हम फिर मिलते हैं। तभी एक चाइनीज आदमी अंदर आया, जिसे विजेंद्र ने चाइनीज में ही कुछ बोला। ये मेरा मैनेजर है, इसे मैंने सब कुछ समझा दिया है। ये आपको हमारा प्रोसेस दिखा देगा और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप इससे भी पूछ सकते हैं। वो दोनों उस मैनेजर के साथ निकल गए। विवेक और हेमंत ने घूम घूम कर सब कुछ बहुत ही गौर से देखा और वो जगह जगह की फोटो भी ले रहे थे। विवेक ने मैनेजर से कहा, बिजनेस के इरादे से फोटोज खींच रहे हैं
तभी विवेक की नजर एक बड़े से दरवाजे पर पड़ी। उसने गौर किया कि मैनेजर उस ओर नहीं जा रहा था। What is there? दैट इज पैकेजिंग। Can we see how you package and pack? नो, लेट्स गो। मैनेजर ने वो नंबर इतनी जल्दी कहा था कि विवेक और हेमंत को तभी उस पर शक हो गया। विवेक ने हेमंत को इशारा किया, कैन यू शो मी वॉशरूम? मैनेजर जैसे ही हेमंत को बाथरूम दिखाने के लिए आगे लेकर गया, विवेक तुरंत उस दरवाजे को खोलकर दबे पैर अंदर घुस गया। उसने देखा कि वहां एक बहुत ही बड़ा हॉल था जिसमें केमिकल्स की बोरियां रखी हुई थी, पर उनमें से कुछ केमिकल्स की बोरियां अलग रंग की थी। विवेक छुपकर वहां देखने लगा और तभी उसने विजेंद्र रावत का असली रंग देखा। विवेक ने देखा कि उसके आदमी उन केमिकल्स की बोरियों में ड्रग्स भर रहे थे। उन्होंने उसमें 2 अलग खाने बनाए थे, जिसमें से ऊपरी हिस्से में तो केमिकल्स भरे जा रहे थे, पर निचले हिस्से में वो ड्रग्स के पैकेट डाल रहे थे। वो इतने तरीके से पैक हो रहे थे कि किसी को भी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। विवेक ने फटाफट उनकी भी फोटोज खींच ली और वो तुरंत बाहर निकल आया। विवेक और हेमंत वापस विजेंद्र से मिलने पहुंचे। विवेक ने हेमंत को भी विजेंद्र की सच्चाई बता दी थी। तो आपने हमारा काम देख लिया है, देख भी लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। हम जानते हैं कि तुम अपने केमिकल्स के साथ साथ इंडिया में ड्रग्स भी सप्लाई करते हो। विजेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया और वो झट से अपना ड्रॉर खोलने लगा, पर तभी विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और उसका गला दबोच लिया। अब तो चुपचाप यहाँ बैठेगा और हमें अपने काम की पूरी डिटेल्स बताएगा। मुझे सब कुछ जानना है कि कौन तुझे ड्रग्स देता है और तू इंडिया में ये माल कहाँ कहाँ बेचता है, सब कुछ। और अगर जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो आज तू इस कमरे से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। विजेंद्र ने अपने हाथ तो खड़े कर दिए, पर तभी उसने अपने पैरों से टेबल के नीचे लगे हुए एक बटन को दबा दिया। ये सायरन क्यों बज रहा है? विजेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर विवेक उसकी हरकत समझ गया। ये इसी का काम है, पर तुझे क्या लगता है कि इससे हम डर जाएंगे? लगता है तू अपने देश के लोगों का जुनून भूल चुका है। विवेक, यहां रहना तो खतरे से खाली नहीं है। हम सिर्फ 2 लोग हैं और वो इतने सारे हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? आज चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे शैंकी लू की सच्चाई जाननी है और उसके लिए अगर मुझे सबसे लड़ना भी पड़े तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, तो फिर आज ये भी कर लेते हैं। हेमंत ने विवेक को आंखों से इशारा किया और तभी उस कमरे का दरवाजा टूटकर गिरा। विजेंद्र के लोगों ने हेमंत और विवेक को घेर लिया और देखते ही देखते वहां लड़ाई शुरू हो गई। विवेक और हेमंत जोश से भरे हुए थे और वो आज रुकने वालों में से नहीं थे, इसलिए विवेक अपने सामने खड़े हर इंसान को अपने रास्ते से हटाए जा रहा था। हेमंत भी विवेक का पूरा साथ दे रहा था और वो भी डटकर विजेंद्र के लोगों का मुकाबला कर रहा था। यही मौका है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। विजेंद्र चुपचाप उस कमरे से बाहर निकलकर नीचे सीढ़ियों की ओर जाने लगा। तभी विवेक की नजर उस पर पड़ी। हेमंत, वो विजेंद्र यहाँ से भाग रहा है, इसलिए तुम इन लोगों को संभालो, मैं उसे पकड़ता हूँ। विवेक भागता हुआ सीढ़ी की ओर जाने लगा और उसकी नजर विजेंद्र पर पड़ी। विजेंद्र फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गया था और वो बस बाहर निकलने ही वाला था। दूर से एक गोली आकर सीधे विजेंद्र के सर के पीछे की ओर लगी और वो वहीं गेट के पास ही गिर पड़ा। नहीं, नहीं! विवेक भागकर विजेंद्र के पास पहुंचा, पर तब तक वो मर चुका था। विवेक चारों ओर देखने लगा, पर वो मारने वाले को देख नहीं पाया। हेमंत जैसे ही विवेक के पास पहुंचा, उसने विजेंद्र की लाश पड़ी हुई देखी। ये कैसे हुआ? कहीं तुमने इसे मार? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? पता नहीं ये गोली किसने चलाई, लेकिन जिसने भी इसको मारा है वो नहीं चाहता था कि विजेंद्र हमारे हाथ लगे। तो अब क्या होगा? हमें इसके ऑफिस में देखना पड़ेगा, शायद यहाँ हमें कोई और क्लू मिल जाए। वो दोनों तुरंत विजेंद्र के ऑफिस की छानबीन में जुट गए। विवेक ने विजेंद्र का लैपटॉप देखना शुरू किया। विजेंद्र के लैपटॉप को खोलने के लिए विवेक को पासवर्ड की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं था। इसलिए विवेक ने अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकाली और वो विजेंद्र के लैपटॉप में लगा दी। उसको लगाते ही लैपटॉप बिना पासवर्ड के खुल गया। इसमें ऐसा कुछ तो होगा जो मुझे थापा या शैंकिलू तक पहुंचाएगा। अचानक ही ढूंढते हुए विवेक की नजर एक फाइल पर पहुंची जिसमें थापा केमिकल्स लिखा हुआ था। विवेक ने तुरंत वो फाइल खोली और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। विवेक जिस क्लू को ढूंढ रहा था
वो उसे मिल गया था। विजेंद्र ने थापा केमिकल्स, जो कि थापा की ही कंपनी थी, उसे माल सप्लाई किया था और उस फाइल में उस डील की कीमत भी लिखी हुई थी। यस, मैं जानता था कि ये थापा को भी माल देता होगा। हेमंत भागकर विवेक के पास आया और लैपटॉप में देखने लगा। क्या हुआ, तुम्हें डिटेल्स मिल गई? हाँ, ये सारे ही आपस में जुड़े हुए हैं। देखो इस फाइल में थापा केमिकल्स और विजेंद्र के फैक्ट्री के बीच हुए डील्स की सारी इंफॉर्मेशन है। हमें थोड़ा और ढूंढना पड़ेगा और शायद हमें शैंकिलू से जुड़ी भी कोई इंफॉर्मेशन मिल ही जाए। अचानक से विवेक की नजर एक दूसरे फाइल पर पड़ी। दरअसल उस फाइल को एक अलग ही फोल्डर में रखा गया था, जिसे विवेक ने गलती से खोला था। पर उसे खोलते ही विवेक की नजर रुक गई, क्योंकि उसमें लू कॉरपोरेशन का नाम लिखा था। हो ना हो, पर यह शैंकिलू की ही कंपनी होगी। विवेक उस फाइल को देखने लगा, पर उसमें एक नॉर्मल बिजनेस डील की जानकारी थी। उसमें ऐसी कोई भी खास बात नहीं थी जो विवेक को शैंकिलू के बारे में और जानकारी दे पाती। विवेक, इस फाइल में तो कुछ खास पता नहीं लग पा रहा है, बल्कि इसमें तो कहीं भी शैंकिलू का जिक्र भी नहीं है। हर जगह पर सिर्फ लू कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। मैं इस आदमी का नाम सुनकर अब पक गया हूँ। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, पर यह आदमी हाथ लगते लगते भी वापस एक साई की तरह कहीं गायब हो जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस आदमी की कहानी क्या है। हाँ, हर जगह पर इसका जिक्र होते हुए भी कोई डिटेल्स ही नहीं है। तुम किसे कॉल कर रहे हो? हेलो कर्नल, मुझे आपको कुछ बताना है। उसके बाद विवेक ने विजेंद्र से जुड़ी पूरी बात कर्नल को बता दी। विवेक, क्या तुम्हें यकीन है कि यही आदमी इन सब के पीछे है? यस सर, मुझे अब तो पूरा यकीन हो गया है कि ये शैंकिलू ही इस पूरे खेल का करता धरता है। ये जितने भी लोग अब तक हमारे रास्ते में आए हैं, ये सब मुझे उसकी कठपुतलियां लग रहे हैं और ये सब कुछ उसके ही इशारे पर हो रहा है। सर, मुझे यकीन है कि ये ड्रग रैकेट वही चला रहा है। ठीक है, मैं फिर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान रखो। अगर उसकी नजर तुम पर है तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। यस सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। अब क्या? कर्नल अपना काम कर रहे हैं, पर हमें भी अपना काम करते रहना पड़ेगा। विवेक ने हेमंत को एक नाम दिखाया। विवेक और हेमंत गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि ये फ्यूज सिंह लिंग हमारी कुछ मदद कर पाएगा? ये तो फिलहाल मुझे नहीं पता है, पर वो इस विजेंद्र का पार्टनर है और उसका सीए भी है। विजेंद्र के हर डील पर उसका भी साइन था और उसके ऑफिस का एड्रेस भी लिखा था। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो हमें विजेंद्र और शैंकिलू के कनेक्शन के बारे में थोड़ा और बता पाएगा। वैसे भी जब तक हमें शैंकिलू के बारे में ढंग की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, हमें हर तरफ हाथ पैर मारना पड़ेगा। सॉरी विवेक, लेकिन ये शैंकिलू की कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी मौजूद नहीं है। मेरी टेक्निकल टीम ने बहुत कोशिश की, पर उन्हें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये नाम नजर ही नहीं आ रहा है। वो वाकई में एक घोस्ट ही लग रहा है, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब तुम्हें ही वहां रहकर उसकी डिटेल्स ढूंढनी पड़ेंगी। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? विवेक ने हेमंत को कर्नल का मैसेज दिखाया। हेमंत, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आदमी अब हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। हम वहां सिर्फ एक ही मकसद से जा रहे हैं और वो शैंकिलू ही है। हेमंत ने भी सर हिलाकर विवेक के साथ होने का इशारा किया। फू सी लिंग ने दरवाजा खोला और वो विवेक और हेमंत को हैरानी से देखने लगा। Yes? What do you need? We are friend of Vijendra. He sent us here. Are you his partner? What do you want? विवेक ने टेढ़ी नजर से ऑफिस के अंदर झांका और उसने गौर किया कि फू जी लिंग ऑफिस में एकदम अकेला था। We need information about Shangki-Lu. शेंकी लू का नाम सुनते ही फू जी लिंग तुरंत दरवाजा बंद करने लगा, पर तब तक विवेक ने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया और उसने फू जी लिंग को अंदर की ओर धक्का दिया। उसके पीछे से हेमंत भी ऑफिस के अंदर घुस आया और उसने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। किसी ने देखा तो नहीं? लगता तो नहीं है, पर यहां ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम अपना काम जल्दी खत्म करो। विवेक ने फू सी लिंग को पकड़कर एक कुर्सी पर बिठाया और अपनी जेब से एक रस्सी निकालकर उसका हाथ पीछे बांध दिया। और इससे पहले कि फू सी लिंग कुछ कह पाता, विवेक ने उसके मुंह में भी एक कपड़ा ठूंस दिया। Listen, I want information about Shangki-Lu. If you won't say anything, I will kill you. फू जी लिंग बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो पसीना पसीना हो रहा था। विवेक रुको, बाहर किसी की आवाज आ रही है। तभी फू जी लिंग अपने चेयर को जोर जोर से हिलाने लगा। चुप हो जा चाइनीज,
वरना मैं तुझे आज यहीं मार दूंगा। विवेक ने फू जी लिंग के गले पर एक चाकू रख दी थी। फू जी लिंग एकदम खामोश हो गया और वो सभी बाहर वाली आवाज को सुनने लगा। कुछ ही देर में वो आवाज बंद हो गई और हेमंत ने विवेक को आगे बढ़ने का इशारा किया। लिंग, टेल मी अबाउट शैंकिलू और आई विल किल यू। विवेक ने शैंकिलू की एक उंगली पकड़ ली और उसे धीरे धीरे मरोड़ना शुरू किया। फू जी लिंग दर्द से कर्रा रहा था, पर मुंह बंद होने की वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फू जी लिंग ने सर हिलाकर विवेक को रुकने का इशारा किया। विवेक ने धीरे से उसके मुंह की पट्टी हटाई। शैंकिलू चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और मैं और विजेंद्र उसके साथ काम करते हैं। तुम उसके साथ क्या काम करते हो? हम उसके माल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि हम बाहरी देशों में भी उसका माल सप्लाई करते हैं। ये तुम किस माल की बात कर रहे हो? फू जी लिंग एकदम से खामोश हो गया। हम उससे फर्टिलाइजर और केमिकल्स लेते हैं। और कुछ नहीं। विवेक ने दोबारा से फू जी लिंग की उंगली मरोड़ दी और इस बार उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। फू जी लिंग ने अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करते हुए विवेक को रुकने के लिए कहा। What else? हम उससे ड्रग्स भी लेते हैं। वो पूरे चाइना का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। विवेक ने एक आह भरी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही था। तुम उसका ड्रग्स कहाँ कहाँ भेजते हो? हम बहुत सारे देशों में उसका ड्रग्स भेजते हैं, जिसमें से इंडिया भी एक देश है। तुम लोग यहाँ बैठकर हमारे देश को बर्बाद कर रहे हो। तेरी तो। हेमंत ने विवेक का हाथ पकड़ लिया। तुम लोग ये माल इंडिया कैसे भेजते हो? हमारे जो कंसाइनमेंट्स इंडिया के लिए निकलते हैं, ये ड्रग्स उसी कंसाइनमेंट में छुपा कर भेजे जाते हैं। ये पूरी पैकिंग बहुत ही होशियारी से की जाती है ताकि किसी को भी इसकी भनक ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर पोर्ट या एयरपोर्ट में चेकिंग हो गई तो तुम क्या करते हो? उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे चाइना हो या इंडिया, शैंकिलू ने हर किसी को अपने पॉकेट में रखा है। उसके रास्ते में कोई भी नहीं आता है। विवेक और हेमंत हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। ये शैंकिलू मुझे कहाँ मिलेगा? फू जी लिंग अचानक से हंसने लगा। विवेक ने एकदम से लिंग का कॉलर पकड़ लिया। मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। मुझे बता कि शैंकिलू कहाँ मिलेगा। मैं उसके बारे में जितना भी जानता था वो सब तुम्हें बता चुका हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर मैं वाकई में उसके बारे में और कुछ नहीं जानता हूँ। यही तो शैंकिलू की खासियत है। वो काम तो करता है लेकिन अपने पीछे कोई भी ट्रेल नहीं छोड़ता है। मतलब? मतलब मैंने आज तक उसे कभी देखा भी नहीं है। उसने एक दो बार ही हमसे कॉल पर बात की थी, वरना ज्यादातर ही उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक उसके आदमी पहुंचाते थे। मैंने और विजेंद्र ने भी कई बार उसके बारे में और जानने की कोशिश की थी, पर हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। वो जानबूझकर ऐसे काम करता है ताकि कोई भी उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। चाहे कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन हर किसी से कभी ना कभी कोई चूक तो हो ही जाती है। अगर तुम्हारा पाला शैंकिलू से पड़ जाएगा तो तुम्हारी भी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो वाकई में एक गोस्ट की तरह ही काम करता है। लोग उसके बारे में बात तो करते हैं, पर किसी के पास उसके होने का कोई सुराग नहीं है। मुझे उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे जितना पता था वो सब मैं बता चुका हूँ। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने आज ही विजेंद्र की फैक्ट्री में कंसाइनमेंट पैक होते हुए देखा था। क्या तुम्हारा फिलहाल कोई कंसाइनमेंट कहीं जाने वाला है? हाँ, हमारी एक और फैक्ट्री भी है जहाँ से कल हमारा एक कंसाइनमेंट निकलने वाला है। मुझे फैक्ट्री का एड्रेस चाहिए। देखो, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। शैंकिलू बहुत ही पावरफुल आदमी है और अगर तुम उसके रास्ते में आओगे तो वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा देगा। हम सब उसके सामने कोई मायने नहीं रखते हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है। मुझे बस फैक्ट्री का एड्रेस बताओ, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। फू जी लिंग से मिलकर विवेक और हेमंत लिफ्ट से नीचे जाने लगे। तो अगला प्लान क्या है? कल हम इस फैक्ट्री पर जाएंगे और इस पूरे कंसाइनमेंट को रंगे हाथों पकड़ेंगे। लेकिन विवेक, हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं। याद है ना, हमारे पीछे किसी गवर्नमेंट का बैकअप नहीं है। अगर यहाँ कोई पंगा हो गया तो हमें निकालने वाला कोई नहीं है। विवेक जानता था कि हेमंत सही कह रहा है। कल की कल देखेंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्होंने सिंह को वहां देखा। सर जी, आप लोगों ने तो मुझे यहाँ से वहां ऐसे ही फंसा रखा है। आपको भूख नहीं लगती होगी, लेकिन मुझे तो भूख लगती है। मेरे पेट में तो चूहे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि हमें भूख नहीं लगती है?
अब चलो और किसी ढंग की जगह पर खाना खिलाओ। सर जी, आप हमेशा इतने चिड़े चिड़े क्यों रहते हो? आपका नाम हेमंत गलत रखा है, आपका नाम तो चिड़कुट होना चाहिए था। ओए सिंह, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते हो? चुपचाप अपना काम करो। अच्छा, ये झगड़ा बंद करो और सिंह हमें खाने के लिए कहीं लेकर चलो। आज तो बहुत तेज भूख लगी है। सर जी, आज ना मैं आपको बढ़िया चिकन खिलाने लेकर चलता हूँ, आपको वहां बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा क्या, मैं तो चिकन नहीं खाता हूँ। सर जी, फिर आप ना चिकन में जो घास फूस भी देते हैं वो सब खा लेना। यहाँ की तो घास फूस में भी एकदम अलग ही स्वाद है। सिंह ने विवेक की ओर देखकर आंख मारी। सिंह, तुम्हारी आंख में कोई परेशानी है क्या? कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है, कहो तो मैं देख लूं। आंख फड़फड़ाती है, सांस रुक रुक कर आती है, आपकी एक आवाज में तो रूह ही कांप जाती है। बल्ले बल्ले। विवेक जोर जोर से ताली बजाने लगा। वाह सिंह, तुम्हारी शेरो शायरी का तो जवाब ही नहीं है। कहां से पंच लाइन लेकर आते हो? क्यों हेमंत, सही कहा ना? हेमंत ने मुंह फेर लिया, पर मन ही मन उसे भी हंसी आ गई। मुंह पर गाली, मन में ताली। सर जी, आपकी भी बात है निराली। कुछ पल के लिए हेमंत और विवेक अपनी परेशानी को भूल गए थे। जैसे ही विवेक और हेमंत लिंग को छोड़कर गए, वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ आगे बढ़े। विवेक और हेमंत के साथ हुई मीटिंग से वो डरा हुआ था, पर उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का था कि उसने शैंकी लू की बहुत सारी इंफॉर्मेशन विवेक को दे दी थी। वो कुछ देर में अपने घर पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही उसने अपने परिवार वालों को गौर से देखा। जिस वक्त लिंग विवेक और हेमंत के कब्जे में था, उसे इस बात का डर था कि कहीं वो उसे जान से न मार दे। वो उस समय अपने परिवार के बारे में सोचने लगा था। सबसे पहले उसकी नजर अपनी वाइफ पर गई। वो अभी अभी अपनी जॉब से लौटी थी और कपड़े बदल रही थी। उसकी बेटी टीवी के सामने बैठकर कार्टून देख रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। उसका बेटा कंप्यूटर में बड़े मजे से गेम खेल रहा था। उसने आकर सबसे पहले अपने बच्चे को गले लगाया और उन्हें प्यार किया। फिर वो अपनी वाइफ के पास गया और उसे भी गले से लगाया। उसके बाद उसके पेट से आवाज आने लगी। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने कुछ खाना बनाने का सोचा और वो किचन में गया। उसने जैसे ही गैस का स्विच ऑन किया, एक जोर का धमाका हुआ और उसका पूरा घर आग की लपटों में समा गया। लिंग का शरीर आग में जल रहा था, पर उसकी कुछ सांसें बची हुई थी। उसने इधर उधर नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसकी पत्नी आधे कपड़ों में जली हुई जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका बेटा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया और जैसे ही उसने अपना सर दूसरी तरफ किया, उसे उसकी बेटी का सर दिखाई दिया। पर जब उसने नीचे देखा तो उसकी बेटी का शरीर वहां नहीं था। लिंग की आंखों से एक आंसू टपका और उसकी सांसें बंद हो गई। एक झटके में उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। बिल्डिंग के नीचे एक आदमी काली टोपी पहने खड़ा हुआ था। उसकी नजर सिर्फ लिंग के घर की खिड़की पर थी। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उस आदमी ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और कुछ मैसेज टाइप किया, फिर वहां से चुपचाप चला गया। देहरादून में सनाया ने अब अपना नया स्टार्टअप खोल लिया था। वो मेडिकल ड्रग्स का बिजनेस करने लगी थी। अभी उसकी कंपनी थोड़ी छोटी थी और बस कुछ ही एम्प्लॉयज वहां काम करते थे, पर सनाया को बिजनेस का एक्सपीरियंस था, इसलिए कंपनी उसकी अच्छी चल रही थी। सनाया अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी कि अचानक उसे सब ब्लर दिखाई देने लगा। मुझे कुछ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? एक काम करती हूँ, आंखों में ठंडे पानी के छींटे मार लेती हूँ। सनाया जैसे ही अपने चेयर से उठी, उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। उसने हिम्मत करके एक दो कदम आगे बढ़ाया, पर अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। ड्रग्स की अगली कंसाइनमेंट को रोकने के लिए विवेक और हेमंत उस फैक्ट्री के सामने पहुंचे जहां से कंसाइनमेंट निकलने वाला था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उस फैक्ट्री के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। इसके साथ ही उसके बाहर एक साइन बोर्ड लगा था जिसमें लिखा हुआ था फैक्ट्री क्लोज्ड। अरे, फैक्ट्री तो बंद है। सिर्फ बाहर से, चलो अंदर चलकर देखें। दोनों ने कूदकर वो गेट पार किया और अंदर चले गए। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी और वहां के हर एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। हेमंत और विवेक परेशान हो गए। मुझे तो लग रहा है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। शायद हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली हो, कहीं और ढूंढे। नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। जब तक मैं पूरे तरीके से ढूंढ नहीं लेता, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। जरूर अंदर जाने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। ये कहकर विवेक आगे बढ़ गया
हेमंत विवेक की इस बात से ज्यादा खुश नहीं था, पर वो भी इधर उधर देखने लगा, इस उम्मीद से कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए। कुछ देर में अचानक विवेक ने आवाज लगाई, हेमंत, इधर आओ जल्दी। सनाया अपने कैबिन में बेहोश पड़ी हुई थी कि तभी अचानक उसका ऑफिस बॉय उसे चाय देने अंदर आया और उसने सनाया को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसने तुरंत ही बाहर बैठे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया और उसमें से एक ने सनाया को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले सनाया को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। सनाया को जल्दी ही होश आ चुका था, पर वहां के डॉक्टर ने सनाया का चेकअप करने के बाद उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया। सनाया को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने होश आते ही अपने ऑफिस एम्प्लॉय को वापस भेज दिया था, तो वो अकेले ही गायनेकोलॉजिस्ट के कैबिन में गई। चेकअप करवाने के बाद वो बाहर बैठी रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में उसे अंदर बुलाया गया। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है? बस ठीक नहीं, अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। व्हाट? क्या हुआ, आप न्यूज सुनकर खुश नहीं हुई? सनाया बिना कुछ कहे अपने रिपोर्ट्स लेकर वहां से चली गई। उसने अभी अभी जो न्यूज सुनी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पर कैसे रिएक्ट करे। हॉस्पिटल के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था। सनाया वहां जाकर बैठ गई। अभी भी उसके चेहरे पर शौक नजर आ रहा था। कुछ देर वो एक गहरी सोच में डूबी रही और फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह माय गॉड, मैं माँ बनने वाली हूँ और विवेक बाप। हमारे पास हमारे प्यार की एक निशानी होगी। आई जस्ट कांट बिलीव इट। मुझे अब भी विवेक को ये खबर देनी होगी। सनाया ने तुरंत अपने फोन पर स्पीड डायल दबाया, पर विवेक ने फोन नहीं उठाया। सनाया ने दोबारा ट्राई किया, पर उसे विवेक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सनाया की मुस्कान वहीं गायब हो गई। पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए वो मेरी कॉल्स इग्नोर कर रहा है। विवेक ने एक ऐसी जगह खोज निकाली थी जिसे ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं थी। हेमंत उसके पास आया। रास्ता मिला? ये देखो। विवेक ने एक कोने में एक पतली सी सीढ़ी की तरफ इशारा किया, जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था और अंदर पूरा अंधेरा था। वो सीढ़ी झाड़ियों के बीच में थी और कुछ हद तक ढकी हुई थी। वो नीचे की तरफ जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाया। दोनों दबे पांव उस सीढ़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे। वहां बहुत अंधेरा था, तो दोनों ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर लिया था। सीढ़ी खत्म होते ही उनके सामने एक पैसेज वे आया। दोनों उस रास्ते चलने लगे। तभी अचानक विवेक का फोन बजने लगा। उसने देखा कि उसे सनाया का कॉल आ रहा था, पर वो इस वक्त किसी भी हाल में उसका कॉल उठा नहीं सकता था। उसने कॉल इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। वो जगह बहुत सुनसान थी और अब तक उन्हें ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी जिससे पता चले कि अंदर कोई है। अचानक उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। इससे पहले कि दोनों उस आवाज को पहचान पाते, उनके सामने चमगादड़ों का एक झुंड आया और उनके सर के ऊपर मंडराने लगा। आ! हेमंत के मुंह से एक जोर की चीख निकली। विवेक ने तुरंत हेमंत का मुंह बंद किया और उसे आंख दिखाई। विवेक ने हाथ से ताली बजाना शुरू कर दी और कुछ देर में वो चमगादड़ अपने रास्ते निकल गई। आगे चलते चलते अचानक विवेक को एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। यह पहला दरवाजा था जिस पे बाहर से ताला नहीं लगा था। विवेक समझ गया कि यह दरवाजा अंदर से बंद होगा। चले अंदर। विवेक ने ना में सर हिलाया और आगे बढ़ा। कुछ कदम की दूरी पर उन्हें एक खिड़की दिखाई दी जो बंद थी और उसके ऊपर जो कांच था उस पे काले रंग का पेंट लगा हुआ था। उसमें एक छोटी सी जगह थी जहां से पेंट उतर चुका था। विवेक ने वहां से अंदर देखा। अंदर एक ट्रक खड़ी हुई थी जिसमें एक चाइनीज आदमी ड्रग्स के पैकेट भर रहा था। इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाता, अचानक उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देने लगा। विवेक और हेमंत ने जैसे ही पुलिस का सायरन सुना, उनके कान खड़े हो गए। यार, इन पुलिस वालों को तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही टिप दी थी। इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए ये लोग? ये अपने इंडिया की पुलिस थोड़ी ना है जो लेट आएगी। दोनों इस बात पर हंसने लगे। पुलिस की गाड़ी फैक्ट्री के सामने आकर रुकी और पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को पता था कि ये एक बंद फैक्ट्री है और इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। कुछ लॉक पिकिंग टूल्स का इस्तेमाल करके उन लोगों ने ताला खोल लिया। पुलिस ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर वहां मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक और हेमंत खिड़की से सब कुछ देख रहे थे।
वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग भागते हुए सीधे उस दरवाजे की तरफ आए जहां विवेक और हेमंत खड़े थे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर विवेक ने उस दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी थी। कुछ देर में पुलिस वहां मौजूद सारे लोगों को पकड़ने में कामयाब रही और उन्होंने सारा ड्रग्स भी जब्त कर लिया। विवेक और हेमंत का चेहरा गर्व से चमक रहा था। जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी के जाने की आवाज सुनी तब वो लोग बाहर आए। 1 मिनट रुकना, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। विवेक हेमंत से थोड़ी दूर आ गया और तुरंत सनाया को कॉल किया। हेमंत ने भी कर्नल को मैसेज करके ये गुड न्यूज दे दी। आ गई मेरी याद फाइनली। आई एम सॉरी बेबी, तुम्हें तो पता है मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। अच्छा बताओ क्यों कॉल किया था? मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज देनी थी, लेकिन सोच रही हूँ कि तुम्हारे आने का वेट कर लूं, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम इस न्यूज पे कैसे रिएक्ट करने वाले हो। क्या पता ये न्यूज सुनकर तुम मेरे पास वापस ही नहीं आए तो? सनाया, आई लव यू। अब कोई भी न्यूज मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकती। बताओ क्या हुआ? विवेक, आई एम प्रेग्नेंट। सनाया के कहते ही कॉल पर बिल्कुल खामोशी छा गई। विवेक, क्या हुआ? आर यू देयर? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। विवेक ने बचपन में ही अपने परिवार को खो दिया था और तभी से उसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि उसका एक सुखी परिवार हो, पर वो हमेशा अपने काम को ज्यादा अहमियत देता था और इसलिए उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती थी। आज बिना प्लानिंग के ही सही, पर उसे लग रहा था कि अब उसकी ये बरसों की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने अपने आंसू पोंछे। सनाया, आर यू सीरियस? यस विवेक, मुझे भी पहले शौक लगा था, बट आई एम वेरी हैप्पी। तुम खुश नहीं हो क्या? यू हैव नो आइडिया मैं कितना खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। थैंक गॉड। चलो अब जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। आता हूँ, चलो फिलहाल आई हैव टू गो। फ्री होकर करता हूँ तुम्हें कॉल। कॉल रखते ही विवेक भागता हुआ हेमंत के पास गया और जाकर उसे गले लगा लिया। आई नो, हमने जो अभी किया वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पर उसके लिए इतनी खुशी? ये खुशी तो है ही, पर आज मुझे एक और खुशी मिली है। विवेक हेमंत से दूर हटा और उसका चेहरा खुशी से सूरज की तरह चमक रहा था। हेमंत, मैं बाप बनने वाला हूँ। यह सुनते ही हेमंत के चेहरे पर भी खुशी आ गई और उसने विवेक को गले लगा लिया। कंग्रेचुलेशंस यार। पर अगले ही पल हेमंत की हंसी गायब हो गई। तो अब इस मिशन का क्या? विवेक भी कुछ पलों के लिए इस मिशन के बारे में भूल गया था। अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल गया। ओह राइट, ये मिशन भी तो है। हेमंत ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। देखो विवेक, आई अंडरस्टैंड। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं यहां हैंडल कर लूंगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। फिलहाल इस मिशन को पूरा करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अब तो इस मिशन को जल्दी खत्म करने का मुझे एक और रीजन मिल गया। उस शैंकी लू को हमें जल्दी ढूंढना होगा और इस ड्रग रैकेट को खत्म करना होगा। हेमंत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने विवेक को चलने का इशारा किया और दोनों वहां से पैदल जाने लगे। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया तो तुम्हें चमगादड़ों से कौन बचाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे नहीं डरता। वो तो अचानक उनका झुंड सामने आ गया, इसलिए मेरी चीख निकली। तभी अचानक विवेक को कर्नल का कॉल आने लगा। विवेक ने कॉल स्पीकर पर डाला। वो जगह सुनसान थी और उन्हें वहां कोई सुन नहीं सकता था। वेल डन माय बॉयज, आखिर तुम लोगों ने कर दिखाया। कीप इट अप। थैंक यू कर्नल। बट डोंट रिलैक्स टू मच, अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। यस कर्नल, हमें याद है। आप चिंता मत कीजिए, बिना इस मिशन को पूरा किए हम वापस नहीं लौटेंगे। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। कर्नल से तारीफ सुनकर अब विवेक और हेमंत की खुशी दुगनी हो गई थी। अब तक दोनों उस फैक्ट्री से थोड़ी दूर आ चुके थे। अब क्या? फिलहाल रूम पर चलते हैं और आगे के प्लान। इससे पहले कि विवेक आगे बोल पाता, अचानक ही गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उसमें से कैब ड्राइवर सिंह ने अपना सर बाहर निकाला। ओ सर जी, ओ मेरे होते हुए आप लोग पैदल चल रहे हैं, मुझे बात अच्छी नहीं लगी। आ गया खुशी के मौके को दुख में बदलने। अरे आप यहाँ अचानक कैसे? सर जी, मैं तो इधर से गुजर रहा था और आप लोग मिल गए। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों, हम क्या आपको सोना चांदी देते हैं? सिंह ने तीखी नजरों से हेमंत की ओर देखा और फिर प्यार भरी नजरों से विवेक को। वो क्या है,
कुछ दिनों के लिए आप मेरी फेवरेट सवारी है ना सर जी। आइए बैठिए। दोनों सिंह के कैब में बैठ गए। हमारे रूम ले चलिए। सिंह ने विवेक के चेहरे की खुशी देख ली थी। क्या बात है सर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, खुश तो आज बहुत हूं मैं। तो आप लोग सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? हमें कुछ सेलिब्रेट नहीं करना। ओह सर जी, खुशी नहीं आती है बार बार? क्यों ना मना लें न्यू ईयर का त्योहार। मतलब? सर जी आपको पता नहीं, ये चाइनीज लोग न्यू ईयर मना रहे हैं। बहुत बड़ा मेला लगा है, 2 हफ्ते तक उनका प्रोग्राम चलता है। पता नहीं दोबारा आपका चाइना आना कब होगा। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो घूम लीजिए वहां। विवेक और हेमंत के लिए आज खुशी का दिन तो था ही, और इतने बड़े फेस्टिवल को देखने का उनका मन भी था। विवेक ने हेमंत की तरफ देखा और उसने हाँ में सर हिलाया। चलिए फिर। कुछ देर में वो लोग एक इवेंट में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ थी। हर कोई इस फेस्टिवल को एंजॉय करने अपने परिवार के साथ आया था। कहीं पे ड्रैगन लॉयन डांसेस हो रहे थे, तो कहीं पे कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस। वहां शॉपिंग के कई स्टॉल्स थे और खाने पीने के भी। विवेक और हेमंत घूमने लगे और इस इवेंट को एंजॉय करने लगे। अब विवेक के दिमाग में अपने होने वाली बेबी की बात बैठ गई थी, तो एक खिलौने के स्टॉल पर वो खिलौने देख रहा था। अचानक उसके कान के पास से एक बंदूक की गोली गुजरी। बंदूक की आवाज सुनकर लोग तुरंत भाग खड़े हुए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल छा गया। विवेक और हेमंत भी अपनी जगह से भागने लगे। ये क्या सीन है? अब इस फेस्टिवल को कौन खराब करना चाहता है? मेरे ख्याल से ये हमला हम दोनों के लिए है। विवेक की बात सच निकली। लगातार गोलियां उनकी तरफ चल रही थी। वो दोनों छुपकर अपनी जान बचा रहे थे। हम भी शूटिंग चालू करते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ क्राउड है, गोली किसी मासूम को भी लग सकती है। हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, चलो। ये कहकर विवेक जैसे ही पीछे मुड़ा, हेमंत जमीन पर पड़ा हुआ और उसके गले पर गोली लगी हुई थी। विवेक ने जैसे ही हेमंत को अपने बाजू में जमीन पर पड़े हुए देखा, उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि हेमंत के गले से खून बह रहा है। उसने हेमंत का सर अपनी गोदी में रखा। फिर उसने हेमंत का पल्स चेक किया, वो भी जिंदा था। उसने हेमंत के चेहरे को हिलाया। हेमंत उठो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेमंत! हेमंत बेहोश हो चुका था और अचानक गोलियां चलना भी बंद हो चुकी थी। विवेक ने इस इवेंट में घुसते से ही कैब ड्राइवर सिंह को वापस भेज दिया था। उसने सिंह का फोन ट्राई किया पर फोन नहीं लगा। विवेक ने तुरंत अपने फोन में एक ऐप से लोकल कैब बुलवाई। वहां की सर्विस फास्ट थी। कैब कुछ मिनट में ही आ गई और विवेक हेमंत को लेकर हॉस्पिटल चला गया। 2 घंटे हो चुके थे। विवेक ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। अंदर हेमंत की सर्जरी चल रही थी। विवेक लगातार हेमंत के ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। उसने अब तक किसी को यह बात नहीं बताई थी। वो पहले डॉक्टर्स के मुंह से हेमंत की कंडीशन जानना चाहता था। 4 से 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए। खुशकिस्मती से वो डॉक्टर इंडियन था। डॉक्टर, मेरा फ्रेंड ठीक है? हमने बुलेट तो बाहर निकाल दिया है, पर बुलेट ने अपर स्पाइनल कॉर्ड को हिट किया है। देयर आर हाई चांसेस कि पेशेंट कोमा में जा सकता है। हम फिर भी 24 आवर्स तक ऑब्जर्व करने के बाद ही बता सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोमा की बात सुनते ही विवेक की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हॉस्पिटल में इधर से उधर घूमने लगा। उसके सामने एक मिशन था और उसका पार्टनर अब कोमा में जाने की हालत में था। उसके सामने हॉस्पिटल के स्टाफ ने हेमंत को ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट किया। विवेक उसके साथ साथ वार्ड तक गया और हेमंत के चेहरे को देखता रहा। कुछ देर पहले ही वो इस चेहरे पर हंसी देख रहा था। विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। उसके अंदर इस वक्त परेशानी के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। आई प्रॉमिस यू हेमंत, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेमंत को वार्ड में सेटल करने के बाद विवेक बाहर आया और उसने कर्नल को कॉल किया। यस विवेक, बोलो। कर्नल, आई एम सॉरी बट मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। व्हाट हैपेंड विवेक? हेमंत को गोली लगी है। व्हाट? विवेक ने आज हुए हादसे की पूरी बात कर्नल को बता दी। ओह गॉड, मैं तो तुम्हारे
तुम्हारे अचीवमेंट पर खुश हो रहा था। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम मुझे कोई ऐसी न्यूज देने वाले हो। डू यू हैव एनी सस्पेक्ट? हाँ कर्नल, लेकिन इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आई नीड पुलिस प्रोटेक्शन फॉर हेमंत। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। डोंट वरी विवेक, मैं अपने सोर्सेज से बात करता हूँ और जल्द से जल्द हेमंत की सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ। कर्नल, क्या हमें हेमंत की फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? नहीं विवेक, डॉक्टर ने कुछ घंटे वेट करने को कहा है ना, सो लेट्स वेट। मे बी हेमंत होश में आ जाए। यस कर्नल, आई होप ऐसा ही हो। कुछ घंटों में कुछ पुलिस वाले हॉस्पिटल में आए। उनमें से एक हेमंत के रूम में गेट के बाहर खड़ा हुआ और कुछ हॉस्पिटल के गेट के बाहर। विवेक ने उनसे कहा था कि अगर कोई भी सस्पिशियस आदमी दिखे तो उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। विवेक की शर्ट पर पूरा खून लग चुका था। पुलिस वालों से बात करने के बाद वो अपने रूम की तरफ चला गया और फ्रेश होने लगा। 24 घंटे गुजर चुके थे और डॉक्टर्स ने विवेक को बता दिया था कि हेमंत कोमा में जा चुका है। विवेक ने कर्नल को इस बात की जानकारी दे दी थी, पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्हें अब भी हेमंत के जल्दी ही होश में आने का इंतजार था। एक रात हेमंत के रूम का दरवाजा खुला और एक मेल नर्स वहां से अंदर आया। उसने अपनी किट में से एक इंजेक्शन बाहर निकाला और उसे हेमंत को लगाने ही वाला था कि अचानक विवेक अंदर आया। वो नर्स वहीं रुक गया और उसने पीछे मुड़ के विवेक को देखा। रात के 10 बज रहे थे। मैंने इसका मेडिकल चार्ट देखा है। इस वक्त तो कोई इंजेक्शन नहीं लिखा है इसके लिए। उस नर्स ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप विवेक को देखता रहा। ओ सॉरी, भूल गया था कि मैं चाइना में हूं। देयर वाज नो इंजेक्शन मेंशन्ड एट दिस आवर। उस आदमी ने तब भी कुछ नहीं कहा। विवेक ने उसे तीखी नजरों से घूर के देखा और वो आदमी डर के वहां से भागा। विवेक ने तुरंत ही उसके पैर पर एक लात मारी। वो आदमी वहीं गिर गया और उसके साथ वो इंजेक्शन भी। इससे पहले कि विवेक कुछ कर पाता, वो आदमी तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने विवेक को एक पंच मारा। अब दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लड़ाई में कई बार विवेक ने उसके मास्क को हटाने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ। वो आदमी बार बार विवेक को हेमंत की तरफ ढकेलने की कोशिश करता, पर विवेक कुछ न कुछ करके खुद को रोक लेता। अचानक उस आदमी ने जमीन पर पड़ी वो इंजेक्शन उठाई और उसे लेकर विवेक की तरफ आगे बढ़ा। वो विवेक की गर्दन पर इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि विवेक ने उसके किट में रखा हुआ सीजर उठाया और उस आदमी की कमर पर मार दिया। वो आदमी रुक गया पर नीचे नहीं गिरा। विवेक ने तुरंत ही उसके हाथ से वो इंजेक्शन छीना और उस आदमी के पैर पर वापस जोर की लात मारी। वो आदमी नीचे गिर गया। विवेक तुरंत उसके ऊपर चढ़ा और उसने वो इंजेक्शन उस आदमी के गले के ऊपर रख दिया। फिर एक हाथ से विवेक ने उस आदमी का मास्क खोला और उसका चेहरा देखते ही विवेक चौंक गया। यह वही आदमी था जिसने विवेक पर थापा के ऑफिस में हमला किया था और एयरपोर्ट में भी विवेक ने इसी आदमी को देखा था। विवेक समझ चुका था कि हो ना हो इस आदमी ने ही हेमंत पर गोली चलाई है, पर विवेक जानता था कि यह आदमी एक फाइटर है और ज्यादा से ज्यादा ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होगा। उन्हें मारने के पीछे किसी और का हाथ होगा। बता, किसने भेजा है तुझे यहां? हु इज योर बॉस? उस आदमी ने कुछ नहीं बोला और उसके चेहरे को देखकर विवेक को कुछ घंटों पहले की बात याद आई। विवेक कुछ घंटे पहले जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, तब उसने इस आदमी को अंदर आते हुए देखा था। विवेक जानता था कि इसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह आदमी हवा में गायब हो जाता है। विवेक ये भी समझ चुका था कि यह आदमी हेमंत को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आया है। इसलिए विवेक चुपचाप हेमंत के कमरे से थोड़ी दूर छुपकर बैठा हुआ था और इस आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। आखिर में अब यह आदमी उसके हाथ लगा था। विवेक ने उस आदमी से दोबारा पूछा, पर उस आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला। अचानक उस आदमी ने विवेक की फेंकी हुई सीजर जमीन से उठाई और उसे विवेक के हाथ पर मार दिया। विवेक ने भी गुस्से में वो इंजेक्शन उस आदमी की गर्दन पर मार दिया और कुछ ही मिनटों में उस आदमी की मौत हो गई। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? शायद उसे और टॉर्चर करता तो उसके मुंह से कुछ उगलवा सकता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। विवेक ने तुरंत उसकी तलाशी लेनी शुरू की और उसे उसकी पॉकेट से एक फोन मिला। विवेक ने उस आदमी के फिंगरप्रिंट से वो फोन खोला। उसने देखा कि उसमें एक चैट थी जिसमें विवेक और हेमंत के फोटोज थे और उस पर लिखा हुआ था कि इन दोनों को मारना है।
विवेक ने उस नंबर पे कॉल किया पर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। फिर उसने मैसेज किया हेमंत इज डेड और बैठे बैठे रिप्लाई का वेट करने लगा। विवेक ने जैसे ही मैसेज किया हेमंत इज डेड, उसे तुरंत रिप्लाई आया। उस रिप्लाई में एक लोकेशन आई हुई थी और उसके नीचे लिखा था कलेक्ट मनी। विवेक समझ गया कि इस आदमी का बॉस उसे पैसे देने के लिए उस लोकेशन पर बुला रहा है। विवेक ने कई बार इस आदमी को देखा था तो अब तो उसका हुलिया और पहनावा समझ चुका था। विवेक ने बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने और चला गया उस लोकेशन पर। उसने अपने कांटेक्ट में एक आदमी को फोन लगाया और हॉस्पिटल से इस आदमी की बॉडी को निकालकर कहीं और ठिकाने लगाने को कह दिया। कुछ देर में विवेक फोन पर आई हुई लोकेशन पर पहुंचा। उसने मास्क लगाया हुआ था और साथ में सर पर एक टोपी भी पहनी हुई थी। उसने देखा कि उसके सामने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। विवेक को तुरंत मैसेज आया बेसमेंट। विवेक उस बिल्डिंग के अंदर गया और वहां के बेसमेंट में जाकर इंतजार करने लगा। कुछ देर में विवेक ने देखा कि सामने से एक ब्लैक एसयूवी धीरे से चलती हुई उसके पास आई। विवेक अपनी जगह पर तैयार खड़ा हो गया। उस एसयूवी का दरवाजा खुला और उसमें से किसी का हाथ बाहर निकला। उसने एक ब्राउन बैग जमीन पर रखा और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वो एसयूवी स्पीड से निकलने लगी। तभी विवेक ने अपनी गन निकाली और पीछे से उस एसयूवी के एक टायर पर फायर कर दिया। उस गाड़ी ने अपना बैलेंस खो दिया और जाकर सामने एक पिलर से टकरा गई। विवेक भागता हुआ उस गाड़ी के पास गया। उसने ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला और कॉलर से पकड़कर ड्राइवर को अंदर से बाहर निकाला। वो एक चाइनीज आदमी था जो पूरे तरीके से एक बिजनेसमैन की तरह दिख रहा था। विवेक ने एक जोर का पंच उस आदमी के मुंह पर मारा। उस आदमी ने भी बदले में एक पंच विवेक के मुंह पर मारा। अब उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, पर विवेक उसकी लड़ाई देखकर समझ चुका था कि यह आदमी कोई फाइटर नहीं है और ये शैंकी लू नहीं हो सकता। यह सिर्फ यहां पैसों का बैग डिलीवर करने आया था। विवेक ने अपना आखिरी जोर का पंच उस आदमी के मुंह पर मारा और वो आदमी गिर गया। अब उस आदमी के मुंह से खून बहने लगा। विवेक उसके पास गया और उसका कॉलर पकड़ के उसे उठाया। वो आदमी रोने लगा और उसने विवेक के सामने हाथ जोड़ लिए। बता कौन है तेरा बॉस? हु इज योर बॉस? शैंकी लू। मुझे उसके पास लेकर चलो। टेक मी टू हिम नाउ। उस आदमी ने गाड़ी की पंचर हुई टायर की तरफ इशारा किया और विवेक ने हाँ में सर हिलाया। उस आदमी ने अपनी गाड़ी के अंदर से एक टायर निकाला और जल्दी से उस टायर को बदला। फिर वो खुद आकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और विवेक भी फ्रंट सीट पर बैठ गया। उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और शैंकी लू के ठिकाने की तरफ बढ़ गया। विवेक ने पूरी देर उसके सर पर बंदूक ताना हुआ था। कुछ देर में वो दोनों एक बड़े से विला के सामने पहुंचे जो दिखने में बहुत शानदार था। विवेक जैसे ही गाड़ी से उतरा, वो आदमी स्पीड से भागता हुआ वहां से निकल गया। शैंकी लू, बहुत मैसेज खेल लिया तुमने मेरे साथ। लो आ गया अब मैं तुम्हारी गुफा में। विवेक अपनी मंजिल पर तो पहुंच चुका था, लेकिन अब इसके अंदर जाना उसके लिए एक चैलेंज था। उस विला के दरवाजे पर ही 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। विवेक समझ गया कि अंदर इससे और भी ज्यादा होंगे। विवेक दबे पांव विला के मेन गेट पर आया और दीवार के पीछे छुपकर अंदर जाने की तरकीब सोचने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर में झांक झांक कर दरवाजे के पास खड़े उन बॉडीगार्ड्स को देखता रहा। तभी अचानक सामने से एक इलेक्ट्रिक बाइक आकर रुकी। विवेक ने देखा कि वो एक फूड डिलीवरी बॉय था। विवेक उसके पास गया और उसने चाइनीज में उस आदमी से कुछ बातें की। पहले तो वो आदमी ना में सर हिलाने लगा और फिर विवेक ने अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर उस आदमी को दिए। पैसे देखते ही उस आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। फिर उसने हाँ में सर हिलाया। पास में ही एक बड़ा सा पेड़ था। विवेक और वो फूड डिलीवरी बॉय उस पेड़ के पास गए और दोनों ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। थैंक यू। वेलकम। फिर वो आदमी अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। अब विवेक के हाथ में एक फूड पार्सल था। विवेक अंदर गया और जाकर उन बॉडीगार्ड्स को वो फूड पार्सल दिया। उन्होंने घूर कर विवेक को देखा, क्योंकि वो पहली बार किसी इंडियन को फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हुए देख रहे थे। विवेक उनकी शक भरी निगाहों को देख चुका था, पर इतनी दूर आकर वो वापस नहीं जा सकता था। वॉशरूम? उनमें से एक विवेक को भगाने लगा और चाइनीज में गाली देकर उसे जाने के लिए कहने लगा। तब विवेक ने ऐसी एक्टिंग की जैसे उसे बहुत अर्जेंटली वॉशरूम जाना हो। फिर उस बॉडीगार्ड ने दूसरे की तरफ देखा
और उसने हाँ में सर हिलाया। उस बॉडीगार्ड ने विवेक को अंदर चलने का इशारा किया और विवेक के साथ ही वो अंदर चला गया। दोनों विला के अंदर से होते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगे। विवेक ने देखा कि वहां बहुत शांति थी और बॉडीगार्ड्स के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ कदम चल के दोनों वॉशरूम के सामने पहुंचे। उस बॉडीगार्ड ने विवेक को वॉशरूम के अंदर जाने दिया, फिर दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और विवेक के निकलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में विवेक बाहर निकला और पीछे से उसने उस बॉडीगार्ड के गले को इस तरह मरोड़ा कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। विवेक ने उसे वॉशरूम के अंदर खींचा और फिर वॉशरूम को बाहर से लॉक करके दबे पांव आगे बढ़ने लगा। विला के इस जगह पर बॉडीगार्ड्स नहीं थे। विवेक को यह बात थोड़ी अजीब लगी। कुछ कदम चलकर विवेक को एक कमरा दिखाई दिया। उसका दरवाजा बंद था, पर वहां पर एक खिड़की थी। विवेक ने उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा। वो कमरा सजा हुआ था और बहुत आलीशान दिखाई दे रहा था। कमरे के बीच में एक विक्टोरियन स्टाइल की चेयर थी जिसमें कोई आदमी बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी। वो सारी चाइनीज नहीं लग रही थी, उनमें से कुछ रशियन, इंडियन और अमेरिकन भी थी। विवेक उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि इन लड़कियों ने उसे घेर रखा था। किसी लड़की का हाथ उसके चेहरे पर था तो कोई उसके पैरों पर बैठी हुई थी। वहां धीमी आवाज में कोई बॉलीवुड सॉन्ग भी चल रहा था। विवेक को यह बात बहुत अजीब लगी। उसे समझ नहीं आया कि कोई चाइनीज बॉलीवुड सॉन्ग क्यों सुनेगा। विवेक उस आदमी का चेहरा देखना चाहता था, पर वो लड़कियां सामने से हट नहीं रही थी। विवेक अब बेसब्र होता जा रहा था। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। बॉडीगार्ड्स यहाँ आते ही होंगे। लगता है मुझे अंदर जाकर ही उस आदमी का चेहरा देखना होगा। वैसे भी अंदर कोई बॉडीगार्ड नहीं है। विवेक ने एक कदम आगे बढ़ाया, पर तभी उसने तिरछी नजरों से देखा कि एक लड़की सामने से हटी। विवेक पीछे आया और उसने गौर से देखा। वहां बैठे आदमी का चेहरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर कैब गाय सिंह बैठा हुआ था। विवेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी अचानक विवेक का फोन बजा। उसने देखा कि उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। विवेक उस खिड़की से हटा और थोड़ी दूर आकर फोन उठाया। हेलो। हेलो मिस्टर विवेक। यस, विवेक हियर। आप कौन? विवेक, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ, जिसने आपके फ्रेंड हेमंत की सर्जरी की थी। हाँ डॉक्टर, बोलिए। क्या हेमंत को होश आ गया? मिस्टर विवेक, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मिस्टर हेमंत की मौत हो गई। आप यहाँ आ जाइए। विवेक ने जैसे ही हेमंत के मरने की खबर सुनी, उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया। हेलो मिस्टर विवेक। हेलो। विवेक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कोमा की बात तो कही थी, पर हेमंत के ना बच पाने का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया था। विवेक सोच में पड़ गया। मैं कर्नल को क्या जवाब दूंगा? हेमंत की फैमिली से क्या कहूंगा? अब तक हेमंत ने विवेक की बहुत मदद की थी। इन कुछ दिनों में वो हेमंत के बहुत क्लोज आ गया था। दुश्मन से दोस्त का सफर उन दोनों ने बहुत जल्दी तय किया था। इस मिशन के साथ साथ अपने पार्टनर का ख्याल रखना भी विवेक की जिम्मेदारी थी, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया था। ऐसे कई ख्याल विवेक के दिमाग में घूमने लगे। कुछ देर के लिए वो भूल गया था कि वो कहाँ खड़ा है। तभी अचानक उस कमरे के अंदर से बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज आनी बंद हो गई और तब विवेक होश में आया। नहीं, मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। मैं हेमंत की मौत को जाया नहीं होने दे सकता। मुझे इस मिशन को पूरा करना ही होगा और हेमंत की मौत का बदला लेना होगा। ये सोचकर विवेक दोबारा खिड़की के पास गया, पर वो कैब ड्राइवर सिंह अब वहां पर नहीं था। वो चेयर खाली थी और वो लड़कियां भी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रही थी। अगले ही पल उसने देखा कि कुछ बॉडीगार्ड्स उस रूम के अंदर आ चुके हैं। विवेक को कुछ समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा है। तभी विवेक ने देखा कि एक बॉडीगार्ड उसकी तरफ देख रहा था और उन दोनों की नजरें मिली। विवेक तुरंत वहां से भागने लगा और वो बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो बॉडीगार्ड पीछे से विवेक पर गोली चलाने लगा। विवेक भी पीछे मुड़ मुड़ कर उन पे गोली चलाने लगा। अचानक एक गोली विवेक के पैर पर लगी और विवेक घुटनों के बल बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ बॉडीगार्ड्स विवेक के सामने बंदूक ताने खड़े थे। एक सुनसान और वीरान खंडर के अंदर विवेक खड़ा था। अचानक से उस घर में आग लग जाती है। उसने देखा कि विवेक के घर में अकेला खड़ा है और उस घर में भयानक आग लगी हुई है। विवेक वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। एक आग में जल रही लकड़ी ऊपर से विवेक पर गिर रही है और विवेक खौफ भरी निगाहों से उसे देख रहा था। तभी अचानक सनाया की नींद खुली और वो उठकर बैठ गई।
वो हाँफ रही थी और उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और विवेक को कॉल किया, पर विवेक का कॉल नहीं लगा। उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं सनाया, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। विवेक बिल्कुल ठीक होगा। वो उठी और फ्रेश होने चली गई। सुबह के 9 बज चुके थे। सनाया अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। अब तक उसने कई बार विवेक का कॉल ट्राई कर लिया था, पर उसका कॉल नहीं लगा था। अचानक उसे एक गट फीलिंग आई, जैसे विवेक के साथ कुछ बुरा हुआ हो। अब उसमें और सब्र नहीं था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर शालिनी को कॉल किया। क्या बात है, आज तुमने कैसे याद किया? शालिनी, मैं सुबह से विवेक का फोन ट्राई कर रही हूँ, पर उसका फोन लग ही नहीं रहा। फोन नहीं लग रहा? हो सकता है वो किसी काम में हो। हाँ, पर उसका फोन तो लगना चाहिए ना, रिंग भी नहीं जा रही है। ये कहकर वो अचानक रोने लगी। शालिनी और सनाया के बीच भले ही जैसा भी रिश्ता हो, पर शालिनी ये बात जानती थी कि सनाया उसके बहुत अच्छे दोस्त की बीवी है और विवेक की गैर हाजिरी में सनाया का ख्याल रखना उसका फर्ज बनता है। शालिनी को यह भी पता था कि सनाया एक स्ट्रांग वुमेन है। अगर वो रो रही है तो जरूर कोई बात होगी। वैसे भी सनाया और शालिनी दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे। तुम रोना बंद करो, मैं आती हूँ वहाँ। कुछ देर में शालिनी सनाया के घर पहुंच गई और दोनों सनाया के लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। शालिनी ने विवेक को कॉल लगाया, पर अब भी उसका कॉल नहीं लगा। दोनों ने मिलकर कई बार कोशिश की, पर विवेक तक नहीं पहुंच पाए। अब शालिनी को भी टेंशन होने लगी। चाइना वो किस काम से गया है? आप तो जानती हैं उसे, वो अपने काम के बारे में ज्यादा कुछ बताता ही नहीं। पर आप तो उसकी दोस्त है ना, और पुलिस वाली भी। मुझे लगा उसने आपको कुछ बताया होगा। इसी बात का तो दुख है, इस बार मुझे भी कुछ नहीं मालूम। शालिनी के चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। वो विवेक के काम से रिलेटेड किसी आदमी को नहीं जानती थी, तो विवेक के बारे में किसी से भी कोई जानकारी हासिल करना मुमकिन नहीं था। वो भी सोच में पड़ गई। तभी अचानक सनाया फिर से रोने लगी। अगर विवेक को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम्हारा बच्चा? सनाया ने अपने आंसू पोंछे। यस, आई एम प्रेग्नेंट और विवेक बाप बनने वाला है। ये सुनते ही पहले तो शालिनी शॉक्ड हो गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज दी है तुमने। यार राइट, पर अगर विवेक को कुछ हो गया तो? शालिनी सनाया के पास आकर बैठी और उसने सनाया के कंधे पर हाथ रखा। शालिनी जानती थी कि इस वक्त स्ट्रेस लेना सनाया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, विवेक को कुछ नहीं होगा। हम दोनों जानते हैं उसे। आज तक वो कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसा है, पर हर मुसीबत से वो कुछ ना कुछ करके बाहर आ जाता है। ही विल बी फाइन। तुम बस रोना बंद करो, वो जल्द ही सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। मैं अपने कांटेक्ट से बात करती हूँ और जल्द से जल्द विवेक का पता लगाने की कोशिश करती हूँ। शालिनी भले ही सनाया को दिलासा दे रही थी, पर अंदर से वो खुद भी घबराई हुई थी। कर्नल अपने घर पर बैठा हुआ था और कई बार विवेक और हेमंत को कॉल करने की कोशिश कर चुका था, पर दोनों में से किसी का कॉल भी नहीं लग रहा था। अब कर्नल की चिंता भी बढ़ने लगी थी। तभी उसने अपने चाइना के कांटेक्ट से बात की और विवेक और हेमंत के बारे में अपडेट देने के लिए कहा। लगभग आधे घंटे बाद कर्नल को कॉल आया। हेलो, व्हाट्स द अपडेट? सर, बुरी खबर है। क्या? सर, हेमंत की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। ये सुनते ही कर्नल को जोर का धक्का लगा। उसे सुबह से कुछ बुरा होने का आभास तो हो रहा था, पर उसे इतनी बुरी खबर की उम्मीद नहीं थी। एंड व्हाट अबाउट विवेक? सर, विवेक का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। ना तो वो हॉस्पिटल में है और ना ही अपने रूम में। ओके, कीप सर्चिंग फॉर विवेक, और कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत अपडेट करना। कौन कर रहा है ये सब? हेमंत की अचानक मौत और अब विवेक लापता। कर्नल के पास इस वक्त इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी अचानक उसे पल्लवी का कॉल आने लगा। हाँ पल्लवी, बोलो। सर, आपने न्यूज़ देखी? फिलहाल तो नहीं, बट व्हाट हैपेंड? सर, 50 लड़के लड़कियों ने एक पार्टी में कोई स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लिए। उनमें से 20 की मौत हो गई और बाकी हॉस्पिटल में एडमिट है।